नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से शामिल हुआ हूँ सरहदी को साथ लेकर के। सबसे पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक कहानी है दो दोस्त की। एक थोड़ा सा अमीर है जिसके पास अपनी गाड़ी है, बंगला है, और दूसरा दोस्त जो है वो उतना अमीर नहीं है, लेकिन है वो दूसरी जगह रहता है, एक दूसरे गांव में रहता है। एक बार क्या होता है, वो अपने सारे दोस्तों को मिल करके बताता है चलो आज हम लोग चलते हैं, अपने दोस्त से मिल के आते हैं। और उसे अपने दोस्त को दिखाना भी था कि भाई वो मेरा दोस्त है। वो शहर पहुंचता है। इसने फ़ोन किया अपने दोस्त को कि भाई मैं शहर आया हूँ, देखो ये एक रेड लाइट के पास खड़ा हूँ, तो तुम आ जाओ। वो दोस्त उस समय उसी रास्ते से गुजर रहा था अपने गाड़ी से। उसने देख लिया था अपने दोस्त को, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कहा अरे नहीं यार, मैं तो बहुत दूर हूँ, अभी मैं नहीं आ सकता। क्योंकि उसका वो जो ईगो हर्ट हुआ था, उस ईगो हर्ट की वजह से उसने वो बहाना बना दिया। कहानी ये है कि एक देश है फिलिस्तीन, आप नाम सुना होगा, जहाँ गाजा का काफ़ी फेमस अभी चल रहा है। 6 दिन का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद एक एकॉर्ड साइन किया गया था। उस एकॉर्ड के हिसाब से इजराइल को गाजा में करीब 60% का एरिया मिला था। पर तो 1 साल से लगातार लंबी लड़ाई चल रही है इजराइल और गाजा के बीच में। और फिलिस्तीन का मामला आप देख ही रहो कि लगातार क्या चल रहा है। पूरे विश्व में मानवाधिकार और इसको लेकर के बातें चल रही हैं गाजा के लोग। और इसी सब की वजह से कुछ देश हैं जो इजराइल को जो अभी तक मान्यता नहीं दिए थे। वैसे इजराइल को जो मान्यता देने वाले देश हैं आप देख सकते हैं, ये पूरा लिस्ट है एक साथ। इसमें से भारत भी है, चाइना ने भी किया हुआ है, रसिया ने भी किया हुआ है, और भी बहुत सारे देश हैं। अब इसमें से कुछ देश हैं जिसने अभी जो पहले नहीं दिया हुआ था, जो हमेशा से नेतन्याहू या इजराइल के पक्ष में रहा है, उस देश ने अचानक से घोषणा किया कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और आपका इंग्लैंड है। जब इन तीनों देशों ने मान्यता दिया तो नेतन्याहू को गुस्सा आया, काफ़ी एंग्री। नेतन्याहू अभी यूएन में भाषण देने के लिए, जो सारे देश गए हुए हैं यूएन में, अभी चल रहा है ना मीटिंग, उसमें तो वहाँ आया हुआ है। उस मीटिंग में उसने कहा, उसमें नेतन्याहू के द्वारा कहा गया कि मैं पहले आता हूँ अमेरिका से होकर के आता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। और आप देखेंगे इस गुस्से का असर को भी, आगे क्या असर होता है उस पर भी देखते हैं। और आप एक चीज़ समझ के रखें कि नेतन्याहू की जो सोच है वो इज इक्वल टू अमेरिका की सोच है। और अमेरिका में अभी कौन है? राष्ट्रपति ट्रम्प। और राष्ट्रपति ट्रम्प को ईगो हर्ट बहुत जल्दी होता है, कुछ भी हो ईगो हर्ट होता है। अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था से पहले हम लोग देखते हैं, क्योंकि ईगो हर्ट पे बाद में आते हैं, पहले अर्थव्यवस्था को देखते हैं कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो अभी क्या चल रही है, उसकी स्थिति क्या है अमेरिका की अर्थव्यवस्था की, जिससे कि आपको कुछ थोड़ा सा उसके ईगो हर्ट के साथ साथ उसके बारे में भी पता चलेगा। वैसे तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी के हिसाब से देखें 2024 में लगभग 29.18 ट्रिलियन डॉलर का था इसकी जो जीडीपी है, पूरे विश्व में दुनिया का सबसे बड़ा है। पिछले दशक में जो जीडीपी का जो इसका ग्रोथ रेट है वो 2.5% रहा है, लेकिन अभी के समय में कुछ कम हुआ है और आगे के समय में भी और कम होने का चांस है, जो उम्मीद की जा रही है। और इसके पूरे जीडीपी का 76.7% जो है वो सेवा क्षेत्र से आता है, जैसे वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन शामिल है, ये सब आते हैं। लेकिन अब देखेंगे 2025 के अंत तक में इसकी जो है मतलब ग्रोथ रेट जो है वो कम होने का उम्मीद है। टैरिफ, जो कि ट्रंप ने अपना तरीका अपनाया कि भाई टैरिफ के द्वारा जो हम अपने ग्रोथ रेट को बढ़ा लेते हैं, रोजगार को बढ़ा लेते हैं, लेकिन इसी टैरिफ और मुद्रास्फीति की चुनौतियों की वजह से, इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, इन्फ्लेशन की वजह से जो ये दबाव है जीडीपी का पे जो दबाव है ना, ये और ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि इसके असर भले ही बाद में हो, ये तत्काल में असर नहीं दिखा सकते कि अच्छा अभी तुरंत रोजगार हो जाएगा, तुरंत के तुरंत जो है
मतलब फैक्ट्रियाँ लग जाएगी, ये तो नहीं हो सकता ना। तो उसका असर क्या हो रहा है कि अभी तात्कालिक रूप पे इकोनॉमी पे पड़ रहा है। इकोनॉमी पहले से सुस्त होता जा रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार को इस टैरिफ व्यवस्था ने बढ़ा दिया। अब इसी टैरिफ की वजह से क्या हुआ कि एक तो यहाँ पे टैरिफ बढ़ाने की बात हुई, तो इस कारण से अमेरिका ने सारे देशों पे टैरिफ लगाया, क्योंकि अब ट्रम्प के पास एक ये लगा कि मेरे पास ये एक क्या बोलते हैं उसे, एक जादू की छड़ी आ गई है टैरिफ जो है, इससे हम अपनी इकोनॉमी को सुधार कर लेंगे। वो बिजनेसमैन रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं, सीधे पैसा कमा लेते हैं, पैसा कमा लिया तो वही हमारा बिजनेस सक्सेस हो गया, पैसे से ही देख। लेकिन उन्होंने ये आगे के लिए देखा कि नहीं देखा, उसके बारे में अलग से बात की जा सकती है। तो ट्रंप ने टैरिफ को बनाया निशाना, इसमें हर एक देश को निशाना बनाया, भारत को भी दोस्त दोस्त बोल करके टैरिफ लगाया। लेकिन भारत ने उसका रिएक्शन दिया कि भाई हम एफटीए नहीं कर रहे आपके साथ, और आपसे जो आप मुझे मतलब विमान देने वाले थे, वो विमान आपसे नहीं ले रहे हम। 5th जनरेशन वाला विमान लेना था ना, वो विमान भी अभी हम कैंसिल करते हैं, वो सबको साइड हटाते हैं। हालांकि वो पहले से तय था कि उसको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उससे अच्छे हैं, तो उस पर थोड़ा सा, लेकिन अमेरिका प्रेशर बना रहा था कि दोस्त होने के बहाने कि अच्छा ठीक है कुछ हमसे ले लो, थोड़ा सा उसका बिजनेस बढ़ जाए। लेकिन अमेरिका चाहता था कि उसके जो डिफेंस सेक्टर जो है उसको एग्रेसिव किया जाए और उसे आगे बढ़ाया जाए, ग्रोथ सेक्टर में बढ़ाया जाए। तो सारे देशों पे डिफेंस का ही अपने माल बेचने पे अमेरिका अभी लगा हुआ है, और इसका आप देखते हैं कि उपाय आगे भी देखेंगे जो मैं देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इसका उपाय किया उसने। तो भारत के साथ यही था कि विमान दिया जाए, ड्रोन दिया जाए, सबको दिया जाए, तो भारत ने कुछ समय के लिए उसे टाल दिया, पेंडिंग में डाल दिया। तो भारत से गुस्सा, जो अमेरिका ने कहा था तेल खरीदो, वही अमेरिका आप कहता है कि तुम तेल क्यों खरीद रहे हो, तुम यूक्रेन में युद्ध को बढ़ावा दे रहे हो, यूक्रेन में युद्ध को बढ़ावा दे रहे हो, और इस कारण से मैं तुम पे 25% और एक्स्ट्रा टैरिफ लगाता हूँ। भारत ने फिर भी कुछ रिएक्शन नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं, ठीक है तुम्हें जो करना करो। हालांकि उस टैरिफ का असर अमेरिका पे पड़ना शुरू हुआ, ट्रम्प को और ईगो हर्ट हुआ, और ईगो हर्ट होते हुआ वहाँ पे अब क्या हुआ कि ट्रम्प ने देखा कि अच्छा एक काम करते हैं, भारत पे और प्रेशर बढ़ाया जाए। तो प्रेशर बढ़ाने के लिए यूरोपीय देशों को कहा कि एक काम करो, तुम लोग भी टैरिफ लगाओ, क्योंकि यूक्रेन का युद्ध जो है वो लंबा चल रहा है, तो भारत पे प्रेशर बनाओ, चाइना पे नहीं, भारत पे प्रेशर बनाओ। क्योंकि असल में चाइना ने सीधा रिएक्ट किया था कि तुम जितना टैरिफ लगाओगे हम भी टैरिफ लगाएंगे। तो अमेरिका ने देखा अरे ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए चाइना पे ज़्यादा कुछ नहीं करा, जबकि चाइना सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है रशिया से। तो चाइना से कोई लेना देना नहीं, चाइना दुश्मन है, कोई बात नहीं। अब भारत से ईगो हर्ट हुआ है, तो इसलिए उसे भारत पे करते हैं कि और तुम लोग भी लगाओ टैरिफ, हम 50% से ज़्यादा नहीं लगाए, क्योंकि उसे पता है कि हम ज़्यादा लगाएंगे तो हमारे पे और ज़्यादा असर हो जाएगा, तो दूसरे देश भी करें, तो भारत पे असर करना है, भारत को झुकाना है। कैसा ठीक है, इस पे करते हैं। अब ईगो हर्ट होने का और एक रीजन था, जो कि अभी आपको यूएन के भाषण में भी देखेंगे, और अभी तक जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो अभी 4 दिनों का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद से लगातार ट्रम्प के द्वारा कहा गया, राष्ट्रपति ट्रम्प के द्वारा कहा गया कि वो लगातार अभी भी यूएन में जो अपने संबोधन में कहा कि मैंने 7 युद्धों को रुकवाया, 7 युद्ध को, जिसमें भारत पाकिस्तान का भी एक युद्ध का नाम लिया गया कि रुकवाया। अब भारत हमेशा से कहता रहा कि नहीं, किसी ने नहीं रुकवाया है। ट्रम्प को भी सीधा बोल दिया गया, फ़ोन नहीं उठाया गया, राष्ट्रपति ट्रम्प का फ़ोन नहीं उठाया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, सरकार के द्वारा, और साथ में कह दिया गया कि भाई हम पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बात करते हैं, ये मामला द्विपक्षीय है और मध्यस्थता नाम की कोई चीज़ नहीं हुई है। पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं, डीजीएमओ लेवल के जो अधिकारी थे, उसने खुद आकर के ऑफर किया कि भाई सीज फायर करते हैं, तो हमने सीज फायर का स्वीकार कर लिया। ट्रम्प सरकार या अमेरिका का या किसी और देश का, तीसरे देश का, कोई इसमें हाथ नहीं है। अब ट्रम्प को तो नोबेल पुरस्कार चाहिए। तो यहाँ भी ट्रम्प को एक तो आर्थिक स्थिति का था कि एक नहीं इसमें कुछ असर हो रहा है, उल्टा हमारे पे असर हो रहा है, और दूसरा ये हो गया कि नोबेल पुरस्कार से भी मैं बाहर जा रहा हूँ क्योंकि भारत मान ही नहीं रहा। तो डबल हर्ट था भारत की बात से। और इसी बीच में क्या हुआ कि भारत ने ईयू के साथ समझौता किया कि हम एफटीए पे आगे बढ़ते हैं, और एफटीए पे आप देखेंगे कि ब्रिटेन और ईयू के साथ बातें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन ब्रिटेन से के साथ साथ फ्रांस जो है ईयू में बहुत बड़ा पार्टनर है। ब्रिटेन तो ईयू से बाहर है, लेकिन फ्रांस जो है ईयू का सबसे बड़ा पार्टनर है। और फ्रांस के साथ अगर आप बिजनेस देखेंगे भारत का, कि जो भारत के साथ जो व्यापार है भारत और फ्रांस के बीच में,
ये बहुत बड़े लेवल का है कि जो है 15% जो है ना भारत का फ्रांस की ओर एक्सपोर्ट बढ़ा है। और फ्रांस ने भी अभी अभी अमेरिका का जो ईगो हट होने के पीछे रीजन है, जिस अमेरिका के विमान को रोक दिया गया तो अमेरिका ने सोचा कि चलो ठीक है, मेरा नहीं लिया तो हो सकता है भारत रसिया का लेगा, लेकिन भारत ने रसिया की जगह ना राफेल पे ही भरोसा किया और राफेल के लिए ही बात की और उसके लिए एक ट्रेड डील भी साइन कर लिया कि भाई चलो हम और फ्रांस मिल करके ट्रेड डील को एक साइन देते हैं और फ्रांस और इंडिया जो मिल करके आप देखेंगे कि कितना बिलियन डॉलर से ज़्यादा का 2025 में ट्रेड एक्सपेक्टेड किया गया, $25 बिलियन का। तो इसी से पता चलता है कि ग्रोथ भी पीछे से बढ़ा है, पीछे से दोनों के बीच में इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ा है भारत और। तो आप हर एक क्षेत्र में देखें ईयू के साथ अब सीधा सीधा समझौता हो गया। तो भारत के टैरिफ पे जो असर पड़ना था, भारत को टैरिफ का जो असर होना था वो असर नहीं हुआ क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया गया यूरोप के साथ, फ्रांस के साथ, और इसमें फ्रांस सबसे बड़ा पार्टनर है। अब फ्रांस नहीं मानेगा तो दूसरे देशों का असर ज़्यादा नहीं होने वाला भारत पे क्योंकि फ्रांस एक बड़ा पार्टनर है। अब सोचिए कि 40 बिलियन ईयू में से 25 बिलियन अमेरिका मतलब सॉरी फ्रांस का ही है पूरे व्यापार में, 25 बिलियन का है क्योंकि अधिकतर आप देखें राफेल या बहुत सारी जो है ना मतलब वहाँ से होता है, डिफेंस में अगर ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा वहीं से हो रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत बड़ा मात्रा है और इस मात्रा के कारण भी अमेरिका का ईगो हर्ट हुआ कि उसने कहा कि भाई डायरेक्ट तो दोस्त को नहीं कहा जा सकता। अब देखते हैं तीसरी बात को, देखते हैं एक तीसरी कहानी को देखते हैं जो मैंने कहा था कि इसी बीच में आप देखते हैं कि ट्रम्प का ईगो के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे देखिए नेपाल में क्या हुआ, नेपाल ने अमेरिका का पक्ष लेना बंद कर दिया, चाइना का पक्ष लेना शुरू किया, तो नेपाल में जेएनजी का एक विद्रोह हो जाता है, सत्ता पलट दी जाती है। बांग्लादेश में एक द्वीप मांगा था अमेरिका से, तो वहाँ पे ट्रम्प उसमें नहीं थे, हालांकि बाइडेन थे, लेकिन अमेरिका मतलब बराबर अमेरिका उसी तरह से सोचता है क्योंकि पूरा अमेरिका का ईगो हर्ट होता है। ट्रम्प के साथ तो डबल हो गया, एक तो अमेरिका का हर्ट हो जा रहा है और उसके बाद ऊपर से नोबेल पुरस्कार का चाहिए। तो वहाँ पे भी क्या था, एक द्वीप मांगा था, तो शेख हसीना ने मना कर दिया कि भाई हम क्यों देंगे आपको, तो उसमें मना कर दिया, तो इसलिए वहाँ भी हो गया था। इसी तरह श्रीलंका में भी देखते हैं आगे, क्योंकि वो चाइना के समर्थन में था दोनों भाई, तो इसलिए वहाँ भी हुआ था ईगो हर्ट। लेकिन तत्काल में करंट में जो ट्रम्प प्रशासन है उसके साथ नेपाल का आप देखते हैं, और अभी अभी फिलीपींस का, क्योंकि फिलीपींस वाले के साथ क्या है कि फिलीपींस को अमेरिका ने कहा कि भाई हमारा जो है ना जो नौसेना वाला जो मिसाइल है उस मिसाइल को आप खरीदो, कि NMESIS मिसाइल सिस्टम है उसे आप खरीदो हमारे से। तो फिलीपींस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो फिलीपींस ने मना कर दिया, कहा कि नहीं मैं इतना महंगा नहीं ले सकता, और उसकी जगह पे उसने इंडिया के ब्रह्मोस को चुना। तो अब देखो, एक तो अमेरिका को मना किया, ऊपर से इंडिया के ब्रह्मोस को चुना। इंडिया से भी खाज खाए हुआ है, पहले से परेशान बैठा हुआ है, और अब ऊपर से उसके मिसाइल को नहीं खरीदा जो वो बेचना चाह रहा है, डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ना चाह रहा है। तो इससे फिलीपींस पे भी आप देख रहे हो कि अभी कुछ दिन में आपने देखना शुरू किया होगा, अभी न्यूज़ में आना शुरू हो गया है कि वहाँ भी जेएनजी का विद्रोह होना शुरू हो चुका है कि वहाँ के भी। तो इस तरह से विद्रोह कराना या सरकार पलटना अमेरिका की ये नीति में से एक रही है। और जो बराबर के देश होते हैं या थोड़े बहुत बराबर के देश हैं, वहाँ अगर सत्ता अभी नहीं पलट सकते तो उनको, जैसे मेरे दोस्त वाली आपको कहानी बताई थी, तो वैसे करते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो देखिए, आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आगे बोलता हूँ। Guess what? I'm waiting to speak because everything is frozen for you. What? Are you I don't know. I'm still on the afternoon. But I would love if we can. Yeah, I know. I will follow. But you know, after I would love if we can have a short discussion with Qatar. The situation is there. देखा आपने वीडियो? ये है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो राष्ट्रपति हैं,
आप देखिए किसी भी देश में, आप भारत की ले लें तो भारत में ही पहले हम एग्जांपल्स लेते हैं। भारत में मान लीजिए कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आएगा तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उन्हें सुरक्षा दी जाती है, उनके साथ बाकायदा वहाँ के अधिकारी होते हैं, और हर एक सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था के साथ साथ कहाँ जाना है, किधर जाना है, पूरी व्यवस्था लाइन तय होती है। कोई अपने से इधर से नहीं कि अच्छा अचानक से उठ करके चल दिए, कहीं जाएंगे तब भी पूरी व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था को पूरा फॉलो प्रोसेस किया जाता है, रास्ते से लेके सब कुछ का प्रोसेस किया जाता है कि किस रास्ते से जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, पूरा प्रोटोकॉल होता है। और अमेरिका में भी, ये तो भारत की बात मैंने कहा कि भारत में होता है, और यही चीज़ अमेरिका में भी होता है कि वो जो आएंगे तो एयरफोर्स बेस उनका वेलकम करता है, फिर ऑफिशियल सेरेमनी होती है, फिर स्टेट का डिनर होता है, उनका एक डिप्लोमेटिक मोटर कैट, मतलब मोटर कैट के हिसाब से चलते हैं, मतलब डिप्लोमेटिक कार होता है, मतलब मीटिंग होती है, फिर आगे की चलती, मतलब वहाँ भी मतलब पूरा का पूरा जो गुप्तचर एजेंसी से लेकर के सारा का सारा सेना पुलिस सबकी व्यवस्था होती है। उसके बावजूद आप देखते हैं कि मैक्रो रोड पे जा रहे हैं, उनकी गाड़ी को रोक दी गई है, वो अपनी एम्बेसी जा रहे थे, उनकी गाड़ी को रोक दी गई। क्यों? क्योंकि ट्रंप महोदय, राष्ट्रपति ट्रंप जा रहे हैं रास्ते से, इसलिए रोक दी गई। ये आपने सुना होगा, इस वीडियो में सुन लिया होगा आपने। तो यहाँ प्रोटोकॉल कहाँ गया? इसका मतलब प्रोटोकॉल को जानबूझ करके दरकिनार किया गया, और ये अपमानित करना होता है किसी भी देश को कि आपने मुझे ईगो हर्ट किया है तो लो मैं आपका ईगो हर्ट करता हूँ। वो जो आप तो दो दोस्त वाली कहानी जो मैंने सुनाई थी ना आपको, अब उस कहानी से आप देख लो, ये वही स्थिति है। नहीं तो प्रोटोकॉल कहीं से भी नहीं दिखाता है कि इस तरह की स्थिति बन पाएगी। सोच लीजिए, ये तो फ्रांस की बात है, यही चीज़ अगर उल्टा हो जाए, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रांस जाएं और उन्हें इसी तरह इमैनुअल मैक्रो करें कि उनकी गाड़ी जा रही है तो राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं उनको बीच रास्ते पे जो रोक दिया जाए, भाई पैदल जा रहे हो आप उतर के पैदल वहीं पे रहो, क्या स्थिति होगी? नए टैरिफ लग रहे होंगे यूरोप पे, प्रतिबंध लग रहे होंगे नए। यही स्थिति मान लो भारत के साथ होती, मोदी जी होते अमेरिका में मैक्रो की जगह पे, सोच के देखो, एक पूरे भारत में तहलका मचा होता, मीडिया से लेकर के पूरा विपक्ष बता हो रहा था यही हो आप विश्व गुरु, यही आपकी पावर, यही आपकी दोस्ती, ऐसी बातें हो रही होती। ट्रंप के साथ ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पहुंचे थे ना, तो उन्हें बेइज्जत किया था राष्ट्रपति भवन में। डिस्टर्ब से हो जाता है कोई भी उनके पास जाकर बात करने में। इसी कारण से ब्राजील के राष्ट्रपति को जब बुलाया था टैरिफ लगाने के बाद, तो आने से मना कर दिया, क्योंकि ट्रंप की स्थिति की पता है। इससे पहले कनाडा को भी 51वां राष्ट्र बनाने की बात की थी। तो हर एक देशों के साथ ना ट्रंप का एक इसी तक है कि भाई मैं अमीर हूं तो मैं अड़ियल जैसा व्यवहार करूंगा, कोई सामने है उसकी इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। तो दूसरे देश मान जाते हैं। अच्छा है कि भारत सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया और फोन उठाने से मना कर दिया, क्योंकि वो जो स्वभाव है ट्रंप का, अड़ियल वाला, अड़ियल अमीर बच्चे का, वो कभी भी किसी को अपमानित कर सकता है। अब आप सोचें इस पूरी कहानी से आपको क्या पता चल रहा है, गाजा फिलिस्तीन सबको मिला करके, कि ट्रंप कहाँ कहाँ से आहत हो रहे हैं और कहाँ कहाँ बातें जा रही है, किधर किधर से, कि वो फ्रांस से इसलिए आहत हो जा रहे हैं कि वो भारत को सपोर्ट कर दिया टैरिफ में, फ्रांस से इसलिए नाराज हो गए क्योंकि फ्रांस ने आगे फ्रांस भी देने वाला है गाजा को मान्यता, फिलिस्तीन को मान्यता। फ्रांस से इसलिए नाराज हो गया कि उधर ब्रिटेन ईयू वाला जो पूरा देश है, पूरा ईयू को भारत के साथ एफटीए लागू करवा दिया, भारत पे कोई टैरिफ नहीं लगाया, उल्टा उसके विमान की जगह, उसके डिफेंस सेक्टर की जगह फ्रांस जो है अपना डिफेंस सेक्टर को आगे बढ़ा रहा है भारत के साथ। मतलब रसिया अमेरिका की तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। तो ट्रंप का ईगो हर्ट हो जाता है। अब ट्रंप तो ट्रंप है,
देखते हैं आगे और क्या क्या करते हैं वो। रोज़ नई नई न्यूज़ देते हैं हमें। इसके लिए भी उनको धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद।